हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट, यानी कि अलग अलग तरह के विकास। किसी बच्चे का हम पढ़ रहे हैं बाल विकास। अब बाल विकास किसी एक पक्ष का स्ट्रोंग होकर बाकी पक्षों का कमजोर हो जाना उस बच्चे की डेवलपमेंट के लिए क्या रहता है, हानिकारक रहता है। यानी कि हम क्या समझते हैं कि बच्चे के जितने भी पक्ष होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रोंग होने चाहिए, चाहे वो उसका शारीरिक पक्ष हो, चाहे वो उसका मानसिक पक्ष हो, उसका सामाजिक पक्ष हो, उसका स्वेगात्मक पक्ष हो, उसकी नैतिकता हो या उसको भाषाई ज्ञान हो। सारे के सारे पक्ष स्ट्रोंग हो गए तभी हम क्या कहेंगे कि एक बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। यानी कि अच्छी डेवलपमेंट के लिए सारे पक्षों का स्ट्रोंग और सुदृढ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चे के एक एक पक्ष को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और ये भी देखेंगे कि उन पक्षों का आपस में क्या रहता है, इंटरलिंक होता है। यानी कि एक पक्ष अगर स्ट्रोंग होगा तो बाकी दूसरे पक्ष भी उसको इफेक्ट करेंगे। अगर एक पक्ष कमजोर हो गया तो बाकी दूसरे पक्ष भी क्या होंगे, कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बच्चे के एक संपूर्ण विकास के लिए मेनली तो हम चार ही पक्ष मानते हैं: शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और स्वेगात्मक पक्ष। लेकिन उनके साथ सामाजिकता के साथ साथ, सामाजिकता किसके साथ जुड़ी होती है, नैतिकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि नैतिकता किसके साथ जुड़ी होती है, सामाजिकता। और फिर उसके साथ हम और क्या देखते हैं, स्वेगात्मक पक्ष भी देखते हैं। हमारे संवेग कैसे हाइपर हो जाते हैं या कैसे हम गुड फील करते हैं। फिर हमारा भाषाई ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के विकास के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, बालक का विकास। अब बालक के विकास में चार पक्ष कौन कौन से पढ़ते हैं हम, मेनली चार पक्ष कौन से पढ़ते हैं: शारीरिक पक्ष, सामाजिक, मानसिक पक्ष। इनकी पेयर में भी बात करते हैं तो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। फिर उसके बाद सामाजिक, फिर उसके बाद स्वेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, भाषाई कौशल। ये सब के सब अच्छे होंगे तो एक अच्छी डेवलपमेंट होगी किसी भी बालक के अंदर। अगर इनमें से एक भी पक्ष कमजोर हो गया तो बाकी सारे पक्ष डिगमगाने लग जाते हैं। यानी कि हम सबसे पहले देखते हैं कि शारीरिक, अगर बच्चा शरीर से अच्छा होगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। कैसे? मान लो एक बच्चा पोलियो से ग्रस्त है, वो चल फिर नहीं सकता, ठीक है, शारीरिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो खेल खेल नहीं सकता। अब वो खेल खेलेगा नहीं या वो शारीरिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि वो इतना कमजोर हो उसका ये वाला पक्ष और वो स्कूल में ही ना जा पाए। स्कूल में जाएगा नहीं तो उसको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि उसका क्या हो जाएगा, उसका मानसिक पक्ष भी कमजोर हो जाएगा। अब स्कूल में नहीं जाएगा, दोस्तों से नहीं मिलेगा, यानी कि उसका समाज का दायरा भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समाज हमारा जो आस पड़ोस का होता है, स्कूल का होता है, हम उनसे सीखते हैं कुछ ना कुछ। अब वो घर में पूरे दिन एक बेड पर बैठा रहेगा तो उसकी माँ उससे कितनी देर बात कर पाएगी, उसकी माँ उसको कितना सिखा पाएगी, ठीक है। यानी कि उसका सामाजिक पक्ष भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब सामाजिक पक्ष कमजोर हो गया, वो खेल नहीं पाता तो उसके अंदर चिड़चिड़ाने की भावना भी आ जाएगी, क्योंकि वो घुलेगा मिलेगा नहीं दोस्तों के साथ। तो उसको हर चीज के ऊपर, बच्चों ने मान लो उसको चिढ़ा दिया, उसका किसी बात का मजाक बना दिया, ठीक है, उसका मजाक बना दिया तो उसको गुस्सा आएगा, यानी कि उसका स्वेगात्मक पक्ष भी अच्छा नहीं रहेगा। अब जब सामाजिक पक्ष अच्छा नहीं है तो उसके अंदर नैतिकता की भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी और वो बच्चों के साथ घुले मिलेगा नहीं, यानी कि लोगों के साथ कन्वर्सेशन नहीं करेगा। तो उसका भाषाई कौशल भी क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। यानी कि उसके अंदर जो शब्दों का भंडार है, अगर वो किसी से घुले मिलेगा नहीं, एक बुक्स को पढ़कर हम उतने शब्द अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते जितने कि हम किसी से बात करके उसके मीनिंग समझकर। बुक से बंदा कितनी देर पढ़ सकता है? जब उन शब्दों को बयान नहीं करेगा, उनको यूज नहीं करेगा, उसको बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करेगा, तो उन शब्दों की मात्रा भी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है। यानी कि मैंने एक क्या बताया कि अगर शारीरिक पक्ष सही नहीं है
तो बाकी सारे पक्ष के अंदर भी कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, और कोई भी पक्ष एक अधूरा रहेगा तो हमारे बच्चे का, एक बालक का जो प्रॉपर डेवलपमेंट जितनी चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, यानी कि बालक का विकास अच्छा नहीं होगा। अच्छे विकास के लिए सारे के सारे पक्षों का मजबूत होना जरूरी है। मान लो मैंने कहा कि एक बच्चा संवेगात्मक पक्ष से कमजोर है, यानी कि उसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। अब उसका संवेग उसके हिल जाते हैं, संवेग हिल गए तो वो दोस्तों के अंदर नहीं जा पाएगा, दोस्त नहीं बनेंगे, उसके अंदर सामाजिकता नहीं आएगी, सामाजिकता का ही उसको कोई पता ही अता नहीं होगा तो उसके अंदर नैतिकता की भावना भी नहीं आएगी, समाज के साथ घुले मिलेगा नहीं तो उसके अंदर वो भाषा का प्रयोग कैसे करेगा। अब जब भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, यानी कि उसको कितना ज्ञान है, उस ज्ञान को वो प्रदर्शित नहीं करेगा तो उसका ज्ञान कहीं ना कहीं जाकर एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, यानी कि उसका मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इनमें से किसी भी एक पक्ष को उठाएंगे तो सारे एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, लेकिन सबका बेस और आधार किसको माना गया है, शारीरिक पक्ष को। वैसे बात करूं जो पेयर की, तो इन दोनों को पेयर में पढ़ते हैं, ठीक है। शारीरिक पक्ष और मानसिक पक्ष को पेयर में पढ़ते हैं। समाज के साथ संवेग जुड़े होते हैं या समाज के साथ ही नैतिकता जुड़ी होती है, यानी कि समाज और सामाजिक पक्ष हम एक साथ पढ़ेंगे, और नैतिक पक्ष समाज के साथ ही जुड़े होते हैं, यानी कि जहां पर भी नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता बच्चे में वैसे कभी भी नहीं आती, वो समाज के भय डर उसी से उसके अंदर नैतिकता की स्टार्टिंग होती है। थोड़ा बच्चा मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिटी के बाद तो वो अपने विवेक से काम करने लग जाता है। जब उसके विवेक काम करेंगे तो उसके अंदर फिर समाज का रोल कम हो जाता है, वो सही गलत का फैसला करने लग जाता है, वो तर्क वितर्क करने लग जाता है, वो रूल्स लॉ रेगुलेशंस को बदलने की बात करने लग जाता है। वो कहता है कि किसी पॉइंट पर आकर अगर किसी रूल को, लॉ को, कानून को बदला जाए तो बदला जा सकता है। उस टाइम उसमें समाज का रोल नहीं रहता, लेकिन स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है तो वो कोई भी काम को गलत करने से किस लिए डरता है, कहीं उसको डांट ना पड़ जाए, उसको भय सताता है। उस भय यानी कि उसके संवेगों में क्या आता है, भय, और जब भय सताता है तो वो नैतिकता की तरफ चलता है, यानी कि अपने व्यवहार के अंदर नैतिकता का प्रदर्शन करता है, ठीक है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि 10-12 साल का हो जाता है, तो वो समाज के अंदर अच्छा बनने के लिए उस समाज के रूल नियम और कानूनों को मानने लग जाता है। लेकिन बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ये कोलबर्ग ने बताया था अपने नैतिक विकास सिद्धांत के अंदर। उन्होंने क्या कहा था, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, वहां पर उन्होंने नैतिकता की बात की थी। थोड़ा और बड़ा होगा तो वो अपने व्यवहार को भी छोड़ देगा, वो अपने समाज को भी छोड़ देगा, वो विवेक के आधार पर अपनी नैतिकता का प्रदर्शन करने लग जाएगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शारीरिक पक्ष और मानसिक पक्ष। अभी हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में फिर हम बाकी के जो पक्ष हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है हमारा, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट विकास। आज की क्लास का टॉपिक क्या है हमारा, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को बाकी सारे जितने भी डेवलपमेंट हैं, जितने भी आयाम हैं, यानी कि मानसिक हो, संवेगात्मक हो, उन सब का आधार किसको माना जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट को माना जाता है। अब फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारे जो अंग हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे जो मांसपेशियां हैं, वो कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है, उन अंगों के अंदर और मांसपेशियों के अंदर किस तरीके का एक रिलेशन है। शारीरिक विकास के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, अंगों और मांसपेशियों का समन्वय पढ़ते हैं। मांसपेशियों का क्या पढ़ते हैं हम, समन्वय पढ़ते हैं, का रिलेशन कैसा है, समन्वय कितना है, समन्वय पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको बाकी पक्षों का क्या माना गया है, आधार माना गया है। बाकी सारे पक्षों का शारीरिक विकास को क्या माना गया है, आधार माना गया है। बाकी सारे पक्षों का आधार माना गया है। अगर शारीरिक पक्ष अच्छा है तो बाकी सारे पक्ष भी ऑटोमेटिक उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, माना गया है, ठीक है। अब शारीरिक विकास किस तरीके से होगा, शारीरिक विकास का जो क्रम है वो हर एक बच्चे में एक क्रम से होता है, चाहे वो बच्चा इंडिया में जन्म ले, चाहे वो बच्चा फॉरेन में जन्म ले, चाहे वो बच्चा गरीब का हो, चाहे वो बच्चा किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी
मतलब किसी भी सोसाइटी का बच्चा हो, अमीर का हो, गरीब का हो, सभी के सभी बच्चों में जो विकास का क्रम है, शारीरिक विकास का जो क्रम है, उसके अंदर एक क्रमबद्धता पाई जाती है। हाँ, हो सकता है कि जो विकास की जो गति है वो कुछ बच्चों में ज्यादा होगी, कुछ बच्चों में कम होगी, या एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से वो गति कम और ज्यादा होती रहती है, लेकिन उस गति के अंदर, उस विकास के अंदर, शारीरिक विकास के अंदर एक क्या पाई जाती है? क्रमबद्धता पाई जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है? विकास के अंदर, शारीरिक विकास के अंदर, शारीरिक विकास के अंदर, विकास के अंदर क्रमबद्धता पाई जाती है, क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रम से विकास होगा, यानी कि जैसे मैं क्रम से बात करूं तो हमारा सबसे पहले डेवलपमेंट किसकी होती है? सिर की होती है, फिर धड़ की होती है, फिर हाथों की होती है, फिर पैरों की होती है। ये क्या है? एक उनका क्रम है, ठीक है। और क्रम के अंदर भी शैशवावस्था में स्पीड से होगी, सबसे ज्यादा गर्भावस्था में होगी, फिर शैशवावस्था में होगी, फिर बाल्यावस्था में धीरे पड़ जाती है, फिर किशोरावस्था में विकास तेजी से होता है, यानी कि वो भी एक क्रम है। और ये जो मैंने बताया कि क्रमबद्धता, सबसे ज्यादा पहले विकास किसका होगा? सिर का होगा, उसके अंदर स्ट्रांगनेस आएगी। बच्चा जब पैदा होता है, उसके जब वो दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंड रहता है, तो सबसे पहले वो अपनी गर्दन के ऊपर बैलेंस बनाना सीखता है, फिर उसके बाद वो धड़ के ऊपर बैलेंस बनाना सीखता है, फिर उसके हाथों पर कंट्रोल आता है, फिर पैरों पर आता है, ठीक है। तो शारीरिक विकास के अंदर क्या पाई जाती है? क्रमबद्धता पाई जाती है, लेकिन उसकी गति में क्या हो सकती है? भिन्नता हो सकती है। गति में क्या हो सकती है? भिन्नता हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। यहाँ से क्या कहते हैं, वो विकास के बारे में 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे और उसमें से पूछ लिया जाता है कि सबका आधार, सारे पक्षों का आधार कौन है? शारीरिक पक्ष है। शारीरिक पक्ष के अंदर क्या पाई जाती है? क्रमबद्धता पाई जाती है, लेकिन गति में क्या हो सकती है? भिन्नता हो सकती है। गति में भिन्नता कैसे होगी? सबसे ज्यादा शारीरिक विकास किसके अंदर होता है? जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है, तब उसके अंदर सबसे ज्यादा शारीरिक विकास होगा। यानी कि अगर मैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं, तो सबसे पहले क्या आएगा? गर्भावस्था, गर्भावस्था, यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास होता है। फिर उसके बाद क्या आता है? शैशवावस्था, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद क्या रहता है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था के भी अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है उसके अंदर विकास तेजी से होता है और बाद में फिर थोड़ा सा स्थूल पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। यानी कि गर्भावस्था में सबसे ज्यादा विकास होगा, फिर शैशवावस्था में होगा, और फिर उसके बाद कहाँ होगा? किशोरावस्था में होगा, किशोरावस्था में होगा, और लास्ट में जाकर कहाँ होगा? सबसे कम विकास किसमें होता है? बाल्यावस्था में। अब विकास की बात करूं, जैसे कि भाषाई कौशल है, तो वो बाल्यावस्था में इससे ज्यादा होता है, शैशवावस्था से ज्यादा होता है। अब सिर्फ भाषाई कौशल की बात करूंगी तो शैशवावस्था में तो बच्चे को बोलना ही नहीं आता, उस टाइम की बात करेंगे तो बाल्यावस्था में ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ? यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास की बात कर रही हूँ। अब ये तो पता ही है कि बच्चा मेच्योरिटी के साथ, जब बच्चे के अंदर गैसल ने क्या नाम दिया था? एक परिपक्वता। ये परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी शब्द के बारे में किसने बताया था? गैसल ने बताया था। और गैसल के हिसाब से तो हमें ये पता है कि परिपक्वता आएगी तो उसकी मांसपेशियां भी स्ट्रांग होंगी, उसके अंगों का भी विकास होगा। लेकिन मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ? शारीरिक गति की बात कर रही हूँ। जो शारीरिक गति के अंदर जो भिन्नता पाई जाती है, वो भिन्नता गर्भावस्था में सबसे ज्यादा होती है, मतलब गर्भावस्था में सबसे ज्यादा शारीरिक विकास होता है, फिर शैशवावस्था में, फिर किशोरावस्था में, और फिर बाल्यावस्था में। जबकि सिर्फ मानसिक विकास की बात करेंगे तो मानसिक विकास मैक्सिमम हमारा 8 वर्ष तक हो लेता है, और उसके बाद हम ये कहेंगे किशोरावस्था में तो बुद्धि, मैक्सिमम जितनी बुद्धि डेवलप होनी होती है वो किशोरावस्था तक उस बच्चे की बुद्धि डेवलप हो जाती है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अभी हम सिर्फ शारीरिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। अब शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या कारण हो सकते हैं? यानी कि जो बच्चे का हाइट है, बच्चे का वजन है, बच्चे का रंग है, ये सब जो शरीर को प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से कारक हो सकते हैं? प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अब बच्चा लंबा है, बच्चे की हाइट कम है, हो सकता है कि वो वंशानुक्रम हो, यानी कि उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का प्रभाव पड़ा, उसके मम्मी पापा की हाइट अच्छी है तो बच्चे की हाइट भी अच्छी हो जाती है, और मम्मी पापा की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कम हो सकती है। लेकिन हम कुछ बदलाव लाकर
यानी कि अगर उसका हम खेलों की तरफ लेकर जाएं या हम उसका खान पान अच्छा करें, उसका पर्यावरण अच्छा कर दें, तो हो सकता है कि उसके वंशानुक्रम वाले इफेक्ट को कम किया जा सकता है और वातावरणीय इफेक्ट उसके ऊपर ज्यादा प्रभावी हो जाए। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। दूसरा कारक क्या हो सकता है? वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक। और क्या हो सकता है? खेल और व्यायाम, खेल व व्यायाम, ठीक है। और क्या हो सकता है? खान पान, खान पान। और क्या हो सकता है? शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक रूप से स्वच्छ बच्चा होगा तो उसका शारीरिक विकास भी क्या होगा? अच्छा होगा। ये एक बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभाव करने वाले कारक हो सकते हैं। बच्चे का पोषण कैसा हो रहा है, ठीक है। अब बच्चे के घर में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, बच्चे को टाइम पर खाना नहीं मिलता, सुबह वाली सब्जी शाम को दे दी या शाम वाला खाना सुबह दे दिया, बच्चा भर पेट उस खाने को पसंद नहीं करता, तो खाएगा नहीं तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छा नहीं होगा। यानी कि उसका पोषण कैसा हो रहा है, पालन पोषण कैसा हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है बच्चे के शारीरिक विकास के ऊपर। अब बच्चा गर्भावस्था में है, उनकी माँ अगर दारू बीड़ी सिगरेट इनका यूज कर रही है, तो उस बच्चे का ऑटोमेटिक ही गर्भावस्था से ही शारीरिक विकास क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। भले ही चाहे उसके माँ बाप की हाइट अच्छी है, वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब माँ को कोई बीमारी है, माँ कोई ऐसे पेय पदार्थों का यूज कर रही है जो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकते हैं, तो जन्म के बाद मतलब गर्भावस्था में ही वो क्या हो जाएगा? जब जन्म लेगा तो वो 2.5 किलो का नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल वेट क्या बताया जाता है बच्चे का? 2.5 kg बताया जाता है। जन्म के टाइम ही वो अब नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, यानी कि उसको हम नॉर्मल बच्चा नहीं कहेंगे। तो यानी कि गर्भावस्था में भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं। फिर शैशवावस्था में उसके खान पान डिपेंड करता है, उसका आसपास का वातावरण। हो सकता है कि बच्चा पैदा हुआ और उस टाइम पर वो इतना नॉर्मल होता है, उसकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि कोई भी आसपास वाला जो वातावरण का इफेक्ट है वो उसके ऊपर आ जाए और वो बीमार पड़ जाए। अब कहते हैं ना कि बच्चे को स्टार्टिंग की पहली सर्दी और पहली गर्मी में उसको बचा कर रखना चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है कि एक बार बच्चा बीमार होने लग गया तो वो दवाइयों पे डिपेंड होने लग जाता है। वो छोटी सी अगर उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, बच्चा बीमार हो जाएगा, बच्चा बीमार होगा, दवाइयों पर डिपेंड होगा तो वो अपनी मर्जी से उसको खिला पिला नहीं पाएंगे, यानी कि उसका पोषण अच्छा नहीं हो पाएगा, उसकी शारीरिक स्वच्छता भी सही नहीं होगी, तो उसका शारीरिक विकास भी प्रभावित होगा। ये शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब शारीरिक विकास कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है। शारीरिक विकास कितनी तरह का होगा? शारीरिक विकास के जब टाइप्स की बात करेंगे तो 2 तरह का होगा। एक तो क्या होता है? अंगीय विकास, यानी कि उसके आंख, नाक, कान, उसके बॉडी पार्ट्स किस तरीके से, उसकी धड़कन कैसी है, उसका सिर कैसा है, उसकी भार कितना है, उसका लंबाई कितनी है, ये तो क्या आता है? अंगीय विकास में आता है। एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्रियात्मक विकास या गामक विकास, या उसी को हम क्या बोलते हैं? गत्यात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, या उसी को बोलते हैं गामक। उसमें बच्चा 2 तरह की क्रियाएं करता है। एक तो सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं? स्थूल क्रिया। अब स्थूल क्रिया में तो क्या आता है? पूरी बॉडी पार्ट्स को वो काम में लेकर आता है, यानी कि पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर गति होगी, ठीक है। और सूक्ष्म के अंदर क्या होता है? फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। यहाँ से बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि एक एग्जाम्पल दे देंगे कि फाइन मोटर स्किल कौन सी है और इसके अंदर से स्थूल क्रिया कौन सी है और सूक्ष्म क्रिया कौन सी है, यानी कि मोटर स्किल कौन सी है और फाइन मोटर स्किल कौन सी है। छोटे छोटे पार्ट्स को अपने लिख रहा है, वो ड्रॉइंग कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। बट क्रिया करते टाइम उसका समन्वय किसके बीच में हो रहा है? आंख के और हाथ के बीच में हो रहा है। जबकि कोई बच्चा साइकिलिंग कर रहा है तो साइकिल करने के लिए उसके पूरी बॉडी पार्ट्स को यूज में लाना पड़ता है, ठीक है। अब वो क्या होगा? स्थूल होगा। और छोटे सूक्ष्म के लिए क्या होगा? सिर्फ हाथ और आई का यूज किया। तो जो हमारा शारीरिक विकास होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। शारीरिक विकास को कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे? शारीरिक विकास कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे हम? 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो क्या बोलते हैं उसको? अंगीय विकास, अंगीय विकास। और दूसरा क्या बोला जाता है? अंगीय विकास के बाद दूसरा क्या बोला जाता है? क्रियात्मक। कैसी क्रियाएं कर रहा है वो? क्रियात्मक। या फिर उसी को क्या बोला जाता है? गत्यात्मक। गति कितनी है उसके काम में? गत्यात्मक। या उसको क्या बोला जाता है? गामक क्रियाएं। वो क्रियाएं कैसी हो सकती है? छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती हैं, गामक क्रियाएं।
यानी कि शारीरिक विकास को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो अंगों का विकास कितना हो रहा है और एक उसका क्रियात्मक, गत्यात्मक या फिर उसका गामक क्रियाएं कैसी है। अब अंगीय विकास में क्या पढ़ेंगे, उसका भार कितना है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका सिर का आकार कैसा है, उसकी धड़कन कितनी है, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, उसके मस्तिष्क का भार, सिर का भार पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, उसकी हड्डियां कितनी है या उसके दांत, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, अंगीय विकास में पढ़ेंगे। क्रियात्मक विकास फिर से दो टाइप का हो जाता है, एक तो बोलते हैं स्थूल क्रिया, इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, स्थूल क्रिया। और दूसरा पार्ट क्या होता है, सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म क्रिया और स्थूल क्रिया से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं या कोई एक एग्जांपल देकर पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर बच्चा स्थूल क्रिया है या सूक्ष्म क्रिया। अब साइकिल चला रहा है, रस्सी कूद रहा है, स्विमिंग कर रहा है, खुद चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसके अंदर क्या होती है, स्थूल क्रिया, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स को यूज में लेकर आ रहा है, डांस कर रहा है। अब सूक्ष्म क्रिया में क्या होता है, लिख रहा है बैठ के, ड्राइंग कर रहा है बैठ के, गिटार बजा रहा है बैठकर, तो वहां पर उसके पूरा बॉडी पार्ट्स काम में नहीं आता, वो किस में आता है, सूक्ष्म क्रिया में आता है, ठीक है। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंगीय विकास। अंगीय विकास क्या पढ़ रहे हैं हम, शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, अंगीय विकास। अब जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पर सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि उसके अंदर भार कितने हैं, या फिर हम उसकी बात करेंगे उसकी लंबाई कितनी है। जो भार होता है जन्म के टाइम, लड़के और लड़की के भार में डिफरेंस होता है, लड़की का भार कम होता है और लड़के का भार क्या होता है, ज्यादा होता है। जन्म के समय हम नॉर्मल बच्चे का भार क्या मानते हैं, 2.5 kg मानते हैं, ठीक है, 2.5 kg मानते हैं। और जब इसकी पॉन्ड्स में बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, 7.13 पौंड या फिर 7.15 पौंड। जब कम वाला लिखेंगे वो तो किसका होगा, लड़की का, यानी कि लड़की की बात करेंगे नॉर्मल चाइल्ड की तो 7.13 पौंड। कई बार केजी में पूछ लेता है, कई बार उसमें पूछ लेता है, पाउंड में पूछ लेता है। और लड़के का कितना होगा, लड़के का भार कितना होगा, 7.15 पौंड। जब बच्चे ने जन्म लिया तो उस टाइम पर उसका भार इतना था, लेकिन जब हम 5, 6, 7 दिन के अंदर उसका फिर से वेट करवाने डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो ऑटोमेटिक उसका भार घट जाता है। उसका भार क्यों घट जाता है, क्योंकि वो वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, उसको एडजस्ट करने में, उस वातावरण के अंदर अडेप्ट करने, उस आसपास वाले वातावरण को अडेप्ट करने में उस बच्चे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए उसका ऑटोमेटिक भार क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि हम कहेंगे कि स्टार्टिंग के 15 दिन, अब स्टार्टिंग के 15 दिन को हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। जन्म से लेकर 14 दिन को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, बचपन अवस्था। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, बाल्यावस्था। तो जो उसकी शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में बच्चे का भार क्या होता है, घट जाता है। पूछा जाता है कि बच्चे का भार नेचुरल कब घटता है, तो वो शैशवावस्था में या इन्फेंसी स्टेज में या 0 से 14 दिन के बीच में बच्चे का भार घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि वो वातावरण के साथ अडेप्ट नहीं कर पाता, भार घट जाता है एक बार। फिर उसका भार बढ़ने लगता है तेजी से, उसके अंदर शारीरिक विकास तेजी से होने लगता है। शैशवावस्था में उसका शारीरिक विकास फिर काफी तेजी से होगा। और फिर बाल्यावस्था में आकर, ये तो शैशवावस्था की बात करें, एक बार इसको हटाते हैं यहाँ से, फिर बाल्यावस्था की बात करेंगे। अब बाल्यावस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास या भार है वो एक बार उसका स्थिर पड़ जाता है, यानी कि लड़के और लड़की का भार एकदम लगभग बराबर सा होगा, यानी कि वहां पर क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। और फिर किशोरावस्था में फिर से भार बढ़ता है, और किशोरावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की भार से क्या होगा, ज्यादा होगा। किशोरावस्था में फिर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अंगीय विकास में जो भार है, बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम कितना था, 2.5 kg था। और फिर 7 मतलब पौंड्स में बात करेंगे तो 7.13 पौंड या 7.15 पौंड। और फिर 14 दिन तक एक बार वजन में क्या आती है, गिरावट आती है। 6 वर्ष की आयु का बच्चा हो जाता है तो उसका वजन कितना बन जाता है, 6 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र में यानी कि बाल्यावस्था तक यहाँ पर कितना आ जाता है, 40 पौंड आ जाता है।
और फिर किशोरावस्था में भार फिर तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, फिर जब लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई जब जन्म के समय लंबाई की बात है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अंगीय विकास पढ़ रहे हैं, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जन्म के समय लड़के और लड़की की जब लंबाई की बात करेंगे तो जो बालक होगा उसकी लंबाई बालिका की लंबाई से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बालक की लंबाई कितनी होगी, बालक की लंबाई कितनी होगी, 51.25 सेंटीमीटर। ये किसकी है, बालक की है। और बालिका की कितनी होगी, 50 पॉइंट्स, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है इसके अंदर। ये किसकी नॉर्मल हाइट है या लेंथ है, ये किसकी होगी, बालिका की होगी। यानी कि ये कब की बात है, जन्म के समय। ये कब की बात है, जन्म के समय। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी लंबाई बढ़ती रहती है। बाल्यावस्था में आकर लड़की की हाइट लड़के की हाइट से ज्यादा होती है। यानी कि जब बाल्यावस्था को, कौन सी अवस्था ऐसी होती है जहां लड़की की हाइट लड़के की हाइट से ज्यादा होगी, तो वो अवस्था कौन सी होती है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में लड़की की हाइट, लड़की की लंबाई लड़के से ज्यादा होगी। और किशोरावस्था में तो आकर पता ही है तुम्हें कि लड़कों की हाइट एकदम से खिंच जाती है और लड़कियों की हाइट 16 वर्ष के बाद रुक जाती है, जबकि लड़कों की हाइट 18 वर्ष के बाद तक भी बढ़ती रहती है। लड़की की हाइट लड़कों की हाइट से ज्यादा होगी। कब की बात कर रही हूं मैं, बाल्यावस्था में। ये कब की बात की थी, जन्म की। और जब किशोरावस्था की बात करूं, किशोरावस्था में किसकी ज्यादा होती है, लड़कों की हाइट लंबाई ज्यादा होगी। अब हाइट बढ़ने की बात करेंगे तो बालिका के अंदर बालिका की लंबाई 16 वर्ष के बाद रुक जाती है, जबकि बालक की लंबाई लड़के की लंबाई 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती है, जबकि लड़कियों की हाइट क्या हो जाती है, कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे अंगीय विकास। अब ये क्या पढ़ रहे हैं, अंगीय। अंगों में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले भार पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, लंबाई पढ़ा। अब अगला टॉपिक क्या है, सिर का और मस्तिष्क का वजन। जब बच्चा जन्म लेता है तो सिर का वजन 350 ग्राम होता है, और जब बच्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है यानी कि 12-13 साल का हो जाता है, तब उसका वजन 1260 या 1250 ग्राम के आसपास हो जाता है। और किशोरावस्था में आते आते 15-16 साल की उम्र में सिर का वजन कितना हो जाता है, 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। यानी कि सिर व मस्तिष्क, सिर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, मस्तिष्क की बात करेंगे। मस्तिष्क का वजन का भार जन्म के समय कितना होता है, जन्म के समय 350 ग्राम। साढ़े 300 ग्राम। जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है यानी कि 6 वर्ष के आसपास होता है, तब उसका कितना होता है, 1260 ग्राम। 6 वर्ष, ये तो कब का था, जन्म के समय। 6 वर्ष के अंदर मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है, 1260 ग्राम। और जब किशोरावस्था में पहुंच जाता है, या हम ये कह सकते हैं 15-16 वर्ष का उम्र हो जाती है, तो मस्तिष्क का भार एवरेज बात कर रही हूँ, एग्जैक्ट बात नहीं कर रही हूँ, 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में। ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, शारीरिक विकास में हम कौन से पक्ष पढ़ रहे हैं, शारीरिक विकास के अंदर जो हमारे अंगीय विकास हो रहे थे, अंगों का जो विकास होता है वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं दांत, टीथ। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसके टीथ होते हैं, दांत। दांतों की बात करेंगे तो जन्म के समय कोई दांत नहीं होता, जन्म के समय कोई दांत नहीं होता, समय नो टीथ। लेकिन जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, और सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, नीचे वाले टीथ आते हैं। जब 6 महीने का बच्चा होगा तब उसके कौन से टीथ आते हैं, नीचे वाले टीथ आते हैं।
और फिर थोड़ा सा और बड़ा होने के बाद यानी कि 1-1.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 तक पहुंच जाती है। उसके दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 तक पहुंच जाती है। जन्म के समय कितने टीथ होते हैं, 9 टीथ होते हैं, मतलब कोई टीथ नहीं होता। 6 मंथ के अंदर उसके टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं और सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं, नीचे वाले आते हैं, नीचे वाले आते हैं। जब वो 8 महीने का, या हम ये कहेंगे 8 महीने से 1 वर्ष के बीच में होता है तो उसके 8 दांत आ जाते हैं। 1 वर्ष का होता है तो ऊपर और नीचे वाले मिलाकर, अगर नीचे स्टार्ट तो कहाँ से होता है, सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, नीचे वाले दांत आते हैं। लेकिन जब 1 वर्ष का हो जाता है तो उसके ऊपर और नीचे के दांत मिलाकर कितने दांत आ जाते हैं, 8 दांत आ जाते हैं, यानी कि 8 टीथ आ जाते हैं। ठीक है। जब बच्चा 4 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का हो जाता है तो उसके 20 टीथ आ जाते हैं। और इनको क्या बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, ये जो अभी आ रहे हैं इनको कौन से टीथ बोले जाते हैं, टेम्परेरी टीथ बोले, टेम्परेरी टीथ बोला जाता है। क्योंकि ये दांत जो बच्चा 6-7 साल का होगा तो ये दांत गिरने लग जाते हैं, और गिरने के बाद जब दोबारा से दांत आएंगे उनको क्या बोलते हैं, हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके कोई दांत नहीं होते, 6 महीने में उसके नीचे वाले दांत आने लग जाते हैं। जब 1 साल का होगा तो उसके 8 दांत आ जाते हैं, और 4 वर्ष का होगा तब उसके 20 टीथ आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, 6-7 वर्ष का होगा तब उसके दांत गिरने लग जाते हैं। और गिरने के बाद गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। अब गिरने के बाद कौन से दांत आएंगे, गिरने के बाद परमानेंट टीथ आएंगे। 6-7 वर्ष तक उसके सारे के सारे दांत गिरने लग जाते हैं, और जब 12-13 साल का हो जाता है, 12-13 साल का हो जाता है, पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए करवा रही हूँ, ऐसे मत समझना कि तो छोटे बच्चों के काम है, या तुम ईवीएस में भी पढ़ते हैं वाला टॉपिक। तो 12-13 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसके कौन से टीथ आने लग जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। और परमानेंट टीथ कितने आ जाएंगे, यानी कि 12-13 वर्ष के अंदर उसके 28 टीथ आ जाएंगे। लेकिन जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था की जो लास्ट टाइम चल रहा होता है, या प्रौढ़ावस्था की जो स्टार्टिंग टाइम होता है, तब उनके विजडम टीथ आते हैं। विजडम टीथ कितने होते हैं, 4। यानी कि हम क्या बोलते हैं कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32, और टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब टेम्परेरी टीथ तो जब बच्चा 6-7 साल का था तब गिरने लग गए थे। टेम्परेरी टीथ गिरने के बाद जब नए दांत आते हैं, ऐसे एक दांत गिरा फिर वो आ गया, या 2 दांत एक साथ गिर गए, या हो सकता है कि दांत जो पहले गिरा, एक 15 दिन पहले गिरा और एक दांत 15 दिन के बाद गिरा। ये भी हो सकता है कई बार कि जो पहले गिरा वो बाद में आएगा, और बाद में जो गिरा वो पहले आएगा। लेकिन एक बार 20 के 20 टीथ गिर जाते हैं, और उनको बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, या उनको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ के साथ उनको क्या बोला जाता है, मिल्क टीथ, दूधिया दांत बोला जाता है। और फिर जब 12-13 साल की उम्र में बच्चे के परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं, और वो परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है, 12-13 साल की। जब किशोरावस्था का लास्ट चल रहा होगा, या प्रौढ़ावस्था की स्टार्टिंग चल रही होगी, किशोरावस्था के एंड में कितने दांत आ जाते हैं, 4 विजडम टीथ आ जाते हैं, विजडम टीथ। अब ये विजडम टीथ कितने होते हैं, 4। यानी कि टोटल टीथ उस टाइम कितने हो जाएंगे, पहले से 28 थे और फिर 4 और आ गए तो कितने हो गए, 32 टीथ। अंगीय विकास में हमने भार पढ़ लिया, हमने लंबाई पढ़ ली, हमने मस्तिष्क का भार पढ़ लिया, हमने दांत पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे हम, बच्चे के अंदर हड्डियां। अब बच्चा जब जन्म लेता है तो हम साइंस में तो क्या कहते हैं कि उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं बच्चे के जन्म के समय। लेकिन जब हम यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि बच्चे के जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। यानी कि अब क्या पढ़ेंगे, हम बोन्स पढ़ेंगे, हड्डियां, हड्डियां, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोन्स। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं, 270। हम साइकोलॉजी में कितना बताएंगे, 270 ही बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे वो जो हड्डियां होती हैं वो इतनी पतली होती हैं और आपस में क्या करने लग जाती हैं, दृढ़ बनने लग जाती हैं, कोलैप्स होने लग जाती हैं। और इस अवस्था को क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी में स्थिरीकरण बोला जाता है, या इसी को क्या बोला जाता है, ऑसिफिकेशन। यानी कि हड्डियां जो पतली पतली सी नर्व थी, हड्डियां थी, वो आपस में मिल जाएंगी, और मिलने के बाद इनकी संख्या में गिरावट आती है। और जब बच्चा किशोरावस्था तक पहुंचता है तो किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 206 हड्डियां बन जाती हैं।
अब जो हड्डियां आपस में दृढ़ बनती हैं, सुदृढ़ बनती हैं, मिलती हैं, उसको क्या बोला जाता है? ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन यानी कि पूछ लिया जाता है कि ओसिफिकेशन क्या होता है। अब कई सारे आपको टाइप्स देंगे, उनमें से एक लाइन ये भी लिख देंगे कि हड्डियों के अंदर सुदृढ़ीकरण आ जाना क्या कहलाता है? ओसिफिकेशन। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? स्थिरीकरण। स्थिरीकरण। जब स्थिरीकरण हो जाता है, कब होता है ये? किशोरावस्था तक आते आते हो जाता है। यानी कि किशोरावस्था तक आते आते कितनी हड्डियां बन जाती हैं? अंगों के विकास में हड्डियों में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। और हड्डियां अब कितनी बन जाती हैं? 206 बोन्स बन जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि बच्चे की धड़कन। अब बच्चे की धड़कन क्या होती है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी धड़कन, हार्ट बीट उसकी बहुत ज्यादा होती है। आप उसको उसके मतलब छाती के पास अपना सिर लगाकर देखेंगे या हाथ लगाकर देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड से धड़कती है। लेकिन जब प्रौढ़ावस्था आती है तो हम क्या बोलते हैं कि 72 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 72 मिनट में। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है, पहले महीने तक उसकी धड़कन कितनी होती है? 140 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो दिल कितनी बार धड़कता है? 140 बार धड़कता है। धड़कन, हार्ट बीट। हार्ट बीट हिंदी में क्या कहते हैं उसको? दिल का धड़कना। दिल का धड़कना, कहीं और कहीं मत चले जाना तुम। दिल कितनी बार धड़कता है जब बच्चा जन्म लेता है? यानी कि 1 माह का बच्चा होता है तब कितनी बार धड़कता है? 140 प्रति मिनट, पर मिनट, या उसको बोलते हैं प्रति मिनट। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 140 बार धड़कता है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, 6 वर्ष का हो जाता है, तो उसके अंदर थोड़ी सी कमी आती है और वो कितना धड़कता है? 1 मिनट में 100 बार। यानी कि 6 साल का बच्चा, 6 वर्ष का बच्चा तब कितना धड़कता है? 100 प्रति मिनट। ठीक है। अब बच्चा जब 12-13 साल का हो जाता है तो उसके अंदर फिर और गिरावट आ जाती है और दिल का धड़कना कितना हो जाता है? 85 प्रति मिनट। यानी कि 12-13 वर्ष में कितना हो जाता है? 85 प्रति मिनट। और जब प्रौढ़ावस्था आ जाती है या किशोरावस्था का एंड होता है, और उसी को बोलते हैं प्रौढ़ावस्था का आना, नॉर्मल आदमी के अंदर प्रौढ़ावस्था, तो दिल की धड़कन कितनी हो जाती है? 72 प्रति मिनट। हम वैसे पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दिल कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है, न्यूली बॉर्न बेबी होता है, 1 महीने तक उसके अंदर कितनी होती है? 140 प्रति मिनट। फिर जब 6 साल का हो जाता है तो 100 प्रति मिनट। फिर जब 12 से 13 साल का होता है तो 85 प्रति मिनट। और प्रति मिनट का मतलब पर मिनट, पर मिनट मतलब 1 मिनट में। और प्रौढ़ावस्था तक आते आते कितना हो जाता है? 72 पर मिनट। फिर बच्चे के ये तो क्या थे? आकार में परिवर्तन आ रहे थे। अब आकार में परिवर्तन के साथ साथ बच्चे के अंदर क्या होते हैं? अनुपात में भी परिवर्तन आते हैं। यानी कि जब शारीरिक विकास होता है तो उसके ये तो आकार बदल रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे हम? उनके अनुपात में भी परिवर्तन पढ़ेंगे। जैसे मैडम हरलोक थी, हरलोक ने बताए थे 4 टाइप के परिवर्तन। आकार में परिवर्तन बताया था, अनुपात में परिवर्तन बताया था, पुरानी प्रतियों का विलोप हो जाता है, नई प्रतियों का आना। यानी कि जब दूधिया दांत गिर गए तो वो क्या था? पुरानी प्रति थी, यानी पुराने लक्षणों का लोप हो जाता है। और नए दांत आते हैं तो इसका मतलब नए लक्षणों का आना। ये हरलोक के हिसाब से 4 टाइप के परिवर्तन थे। अब हम पढ़ रहे हैं शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास में जो अंगीय विकास थे वो तो हमने पढ़ लिए। अंगीय विकास में कुछ अनुपातों में भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अनुपात जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिर बड़ा होता है, बाकी बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? उसके छोटे होते हैं। यानी कि हम जन्म के समय जब सिर का अनुपात बताएंगे तो क्या बोलते हैं? 1/4। यानी कि अगर बॉडी के 4 हिस्से हैं तो 4 में से 1 हिस्सा क्या होगा? सिर होगा, और बाकी 3 हिस्से बॉडी के होंगे। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है बच्चे की तो सिर का अनुपात घटने लग जाता है, और उसको बाद में हम बोलते हैं 1/7। यानी कि 7 पार्ट में से 1 पार्ट क्या होगा? सिर होगा, और बाकी 6 पार्ट क्या होंगे? बॉडी पार्ट होंगे। ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिर काफी बड़ा दिखता है हमें, और धीरे धीरे सिर का आकार क्या होने लग जाता है? घटने लग जाता है। और हाथ, पैर, मतलब ये बॉडी पार्ट्स हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, परिपक्वता के हिसाब से, मेच्योरिटी के हिसाब से वो इंक्रीज होने लग जाते हैं, और सिर का आकार क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है। अब अनुपात में और क्या पढ़ते हैं? स्नायु संस्था। अब स्नायु संस्था क्या होता है? नर्वस सिस्टम। यानी कि जब हम अनुपात के अंदर परिवर्तन पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अंगीय विकास पढ़ रहे हैं। अनुपात के अंदर, अनुपात में, अब अनुपात एक तो मैंने किसका एग्जांपल दे दिया? सिर वाला। अब सिर वाला जन्म के समय कितना बताया?
1/4। ये पहले भी बता चुकी हूँ एक और क्लास में, पीछे वाली क्लास को देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि 1/4 का मीनिंग क्या है, कि अगर बॉडी पार्ट्स, पूरी बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में सिर क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, अब सिर की जब जन्म के समय तो ये हो गया, और किशोरावस्था तक आते आते क्या हो जाता है, 1/7। किशोरावस्था तक आते आते क्या हो जाता है, 1/7। फिर आती है नर्वस सिस्टम, यानी कि स्नायु मंडल, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, स्नायु तंत्र, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर भी चेंजेस कब तक आते हैं, जब बच्चा 4 वर्ष तक होता है। 4 वर्ष तक जितना भी नर्वस सिस्टम के अंदर चेंजेस आना होता है, जितना भी इसके अंदर इंक्रीमेंट होना होता है, वो 4 वर्ष की उम्र तक आ जाता है। चार वर्ष तक बच्चे के अंदर, गर्भ से लेकर और 4 वर्ष तक जितना भी विकास होना होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर विकास हो जाता है। उसके बाद उसके विकास की गति बिल्कुल धीरे हो जाती है, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, गर्भ से लेकर 4 वर्ष तक। तो क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है, और उसके बाद उसकी गति के अंदर क्या आ जाती है, विकास की गति के अंदर गिरावट आ जाती है, विकास की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम। अब मसल्स जितनी बननी होती है वो तो पहले ही बन जाती है, फिर मसल्स के अंदर क्या आती है, उसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस आती है, यानी कि मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग बनेंगी वो उसके किस पे डिपेंड करेगा, वो कितना प्रैक्टिस करता है, कितना अभ्यास करता है, खेल कूद कितना करता है, ये सब डिपेंड करेगा कि उसका मस्कुलर सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि जन्म के समय जितनी मसल्स बननी होती हैं बन जाती हैं, और उसके बाद उनके अंदर क्या आता है, उनके अंदर उसके मतलब परिणाम दिखने लग जाते हैं, और परिणाम में क्या देखेंगे हम, उसकी आकृति के अंदर कितना चेंज आ रहा है, उसकी संरचना के अंदर कितना चेंज आ रहा है, उसके चेंज धीरे धीरे हो रहा है या तेज हो रहा है। यानी कि स्नायु मंडल के बाद, नर्वस सिस्टम के बाद हम क्या देखते हैं, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, अब मसल्स कितने, मस्कुलर को क्या बोलते हैं, मांसपेशीय सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र। जन्म के समय उसकी मांसपेशियां बन चुकी हैं, और वो मांसपेशियों में क्या होगा, उनके आकार में, उनकी आकृति में, उनके मतलब उनकी आकृति चेंज हो जाएगी, या उनके अंदर सुदृढ़ीकरण यानी कि दृढ़ता कितनी आती है, ये डिपेंड करता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि एक बच्चा कितना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, कितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, कितना ज्यादा व्यायाम कर रहा है, ये उससे उसकी मसल है। बच्चा जिम में जाता है, अब जिम में जाता है तो वो अपने क्या कर रहा था, वो नई मसल्स थोड़ी बना रहा होता है, वो क्या कर रहा था, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। ठीक है, तो ये किस में आता है, अंगीय विकास में आता है। फिर जब डाइजेस्टिव सिस्टम, पढ़ ही रहे हैं तो अब सबको ढंग से ही पढ़ ले थोड़ा सा। पहला क्या बताया मैंने, नर्वस सिस्टम, फिर दूसरा क्या बताया मैंने, मस्कुलर सिस्टम, थर्ड क्या बता रही हूं मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र एक बच्चे का बहुत ज्यादा अच्छा होता है बजाय एक प्रौढ़ावस्था में। तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े लोगों के जब उम्र बढ़ जाती है तो पेट का साइज भी बढ़ जाता है, अब पेट का साइज बढ़ जाता है तो उस पेट के अंदर खाना भी ज्यादा आएगा। अब खाना ज्यादा आएगा तो उसको डाइजेस्ट करने में भी टाइम कम लगेगा, क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, वो बैठे रहते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डाइजेशन होता है, पाचन जो होता है भोजन का, उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट का आकार क्या होता है, टेबुलर टाइप होता है, यानी कि एक ट्यूब की तरह होता है, उसके अंदर खाना कम आता है। वो बच्चा खेल कूद इतना ज्यादा करता है तो खाना पच भी जल्दी जाता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक रूप से भी स्वच्छ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खाना उनकी एक्टिविटी के हिसाब से, खेल कूद के हिसाब से पच जाता है। यानी कि पाचन तंत्र किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बच्चों का पाचन तंत्र ज्यादा अच्छा होता है, बच्चों का पाचन तंत्र ज्यादा अच्छा होता है, अच्छा होता है। और पूछा जाता है कि बड़ों का पेट का आकार कैसा होता है, थैले के आकार का होता है। बड़ों का पेट का आकार कैसा होता है, थैले की तरह होता है। किसके साथ कंपेयर किया गया है, थैले की तरह। थैले के अंदर बहुत सारा भोजन भर लेते हैं, फिर भर कर भोजन को बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं और बैठे बैठे
उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, पाचन शक्ति कम हो जाती है और उनको भूख लगनी भी कम हो जाती है। यानी कि जो बड़े हैं वो सुबह भरपेट खाना खा लेते हैं और फिर शाम को खाते हैं, जबकि बच्चा क्या करता है, हर दो घंटे में 4 घंटे में बच्चे को बार बार भूख लगती है। इवन जब छोटा बच्चा होता है, न्यूली बॉर्न बेबी होता है, तो क्या कहा जाता है, डॉक्टर कहता है कि हर 2 घंटे में, बच्चा मांगे या ना मांगे, लेकिन हर 2 घंटे में बच्चे को खाना खिलाना, मतलब खाना तो क्या खाता है, वो दूध पीता है, फीड करवाना जरूरी होता है। यानी कि बच्चों के पेट का आकार कैसा होता है, बच्चों के पेट का आकार कैसा होता है, ट्यूब की टाइप होता है, ट्यूबुलर। ठीक है, एक ट्यूब की आकृति का होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या आता है, पहला हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या पढ़ा, मस्कुलर सिस्टम, थर्ड पढ़ा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, चौथा क्या पढ़ रहे हैं हम, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक, हिंदी में ऐसे लिख लेना और इंग्लिश में लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो फालतू की चीजें होती हैं, यानी कि जैसे कि पसीना हो गया या टॉयलेट हो गया, उन सबको, वेस्टेज को बाहर निकालना। मतलब बॉडी के अंदर जितने भी वेस्टेज चीजें होती हैं, चाहे वो खेल कूद कर पसीने के फॉर्म में निकाले या वो बार बार टॉयलेट जाकर टॉयलेट ट्रेनिंग के हिसाब से, मलमूत्र के हिसाब से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अब जितना बाहर निकालेगा उतना ज्यादा उसका लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा माना जाएगा और उसके बीमार होने के चांसेस कम होंगे। 12 वर्ष तक तो ये लिम्फेटिक सिस्टम काफी अच्छा रहता है, उसके बाद उसके अंदर कमी आने लग जाती है। तो जब हमने देखा होगा कि जो बच्चों की डेथ रेट होती है वो 12 वर्ष के आसपास क्या होती है, सबसे कम होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम गड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है और बड़ों के अंदर जो ये अपशिष्ट पदार्थ निकालने की शक्ति गिर जाती है, यानी कि उसके विकास में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उसके शारीरिक विकास में पढ़ते हैं हम, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अब अपशिष्ट पदार्थ किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, पसीने की फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर टॉयलेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, 12 वर्ष तक इसका अच्छा विकास होता है, बाहर निकालना इसका अच्छा विकास होता है। और 12 वर्ष के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका विकास में कमी आने लग जाती है, यानी कि 12 वर्ष तक क्या होता है, अच्छा विकास होता है, अच्छा विकास होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या देखी जाती है, बुढ़ापे की तरफ जब जाता है तो इसके अंदर विकास में कमी आ जाती है, विकास में कमी आ जाती है और वो बीमार रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी और क्या रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 5वां क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। अब ये कहाँ जाकर आता है, स्टार्ट ही कहाँ होता है, ये किशोरावस्था में। शिशुअवस्था में और बाल्यावस्था में प्रजनन तंत्र का कोई भी रोल नहीं होता है। बाल्यावस्था में तो हम इवन बार बार वो थे, हमारे जो फ्राइड साहब थे, सिगमंड फ्राइड साहब थे, जब वो लैंगिक विकास की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बाल्यावस्था में तो वो सुप्तावस्था बताते हैं। बाल्यावस्था को क्या बताते हैं, सुप्तावस्था बताते हैं। जो प्रजनन तंत्र होता है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये अपनी चरम सीमा पर कहाँ होता है, सिस्टम चरम सीमा पर कहाँ होता है, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ये अपनी चरम सीमा पर होता है। ठीक है, और प्रौढ़ावस्था में और बाल्यावस्था में इसका कोई रोल नहीं होता, यहाँ पर कोई विकास नहीं होता, यानी कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में इसका कोई विकास नहीं होता है। बाल्यावस्था में तो ये क्या होता है, सुप्तावस्था में होता है। ये पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में रिप्रोडक्टिव सिस्टम या लैंगिक सिस्टम हमारा सुप्त अवस्था में होता है, बार बार पूछा जाता है। तो मैक्सिमम कहाँ बताओगे, किशोरावस्था में, और बाल्यावस्था में क्या रहता है, ये सुप्तावस्था, सुप्तावस्था। ठीक है, ये हमने क्या पढ़े, अंगीय विकास। अंगीय विकास में सबसे पहले हमने क्या देखी, बच्चे का बाहर देखा, फिर उसकी लंबाई देखी, फिर उसके मस्तिष्क का आकार देखा, फिर हमने उसका दिल की धड़कन देखी, फिर हमने उसके टीथ देखे, टीथ कितने हैं, फिर उसके बाद हमने ये क्या पढ़ा, अनुपात में कौन कहाँ चेंज आते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर चेंज आते हैं। जब बच्चे का शारीरिक विकास होता है तो उसके इफेक्ट कहाँ का आता है, उसके नर्वस सिस्टम पर आता है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आता है, उसके मस्कुलर सिस्टम पर आता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर आता है, उसके लिम्फेटिक सिस्टम पर आता है। नर्वस सिस्टम को बोलते हैं स्नायु तंत्र,
मस्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, मांसपेशीय तंत्र, पाचन तंत्र को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, फिर प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम अगला विकास पढ़ेंगे क्रियात्मक विकास। अब क्रियात्मक विकास, गत्यात्मक विकास, गामक क्रिया, ये सारी की सारी क्या होती है, हमारे शरीर की फिजिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि बच्चा अपनी मांसपेशियों से कैसे क्रियाएं करता है। यानी कि अगला विकास क्या पढ़ेंगे हम, शारीरिक विकास का जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, क्रियात्मक विकास। क्रियाएं कैसे करेगा, क्रियात्मक विकास। इसी को क्या बोलते हैं, गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास। अब गत्यात्मक विकास या फिर इसी को क्या बोलते हैं, गामक विकास। ठीक है, यह इसको बोलते हैं मोटर स्किल्स। इसके अंदर क्या करता है बच्चा, अपनी मांसपेशियों को यूज करके क्रियाएं करता है, और इसको प्रभाव कौन करेगा, जो मांसपेशियों को जो यूज कर रहा है उसके प्रभाव करने वाले कारक कौन से होंगे, कि बच्चा कितना ज्यादा उन मांसपेशियों का अभ्यास करता है। अब बच्चा फुटबॉल का खेल खेलता है, तो फुटबॉल का खेल खेलने के लिए उसके पैरों के अंदर सुदृढ़ता होना जरूरी है, उसके पैर स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है, तभी तो वो फुटबॉल खेल पाएगा। अब फुटबॉल ऐसे तो है नहीं कि एक दिन ग्राउंड में गया और उसको फुटबॉल खेलना आ गया, वो बार बार उसका क्या करेगा, अभ्यास करेगा, तो उसकी मांसपेशियां भी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। दूसरा क्या होता है, परिपक्वता के साथ भी मांसपेशियां अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे को हम कहेंगे, 1 साल का बच्चे को हम ये कह दें कि स्विमिंग पूल में जा और स्विमिंग करके दिखा, अब वो उसके अंदर परिपक्वता, मेच्योरिटी है ही नहीं। मेच्योरिटी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, गैशल ने किया था। कब किया था, 1990 के अंदर परिपक्वता शब्द का यूज किया था गैशल मनोवैज्ञानिक ने, और उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप उसके ऊपर जोर आजमाइश नहीं करवा सकते, उसकी अभ्यास नहीं करवा सकते। अब जब जो साइकिल चलाने सीखेगा बच्चा, 1 साल का बच्चा साइकिल नहीं चला सकता, पहले साइकिल चलाने के लिए वो क्या करता है, ट्राई साइकिल चलाता है, 3 टायर वाली साइकिल चलाता है, फिर वो दो टायर वाले के साइड में भी उसके हेल्प वाले जो टायर लगे होते हैं वो यूज करता है, और धीरे धीरे वो एक नॉर्मल साइकिल चलाना स्टार्ट करता है। वो उसकी उम्र के हिसाब से होता है, उसकी मेच्योरिटी के हिसाब से होता है, उसकी परिपक्वता के हिसाब से होता है। फिर उसके साथ जो अभ्यास करता है उसमें प्रोत्साहन की भी जरूरत होती है, बच्चे को मोटिवेट किया जाए कि तू ये काम कर सकता है। वो कोई प्रैक्टिस करता है, कोई गेम खेलता है, जैसे कि नीरज चोपड़ा है, वो भाला फेंकते हैं। अब वो शुरू से ही हारते जाते उसको प्रैक्टिस ना करवाई जाती, उसको प्रोत्साहन ना दिया जाता, गवर्नमेंट उसकी कोई हेल्प नहीं करती, हर जगह से उसकी टांगे पीछे खींचने की कोशिश करते, तो क्या उसकी मांसपेशियों का विकास हो सकता है? जो मांसपेशियों का विकास हो रहा है भाला फेंकने के लिए, उसके अंदर जो पावर आ रही है, शारीरिक जो विकास हुआ, वो एक दिन में तो नहीं होगा कि मैंने आज सोचा कि आज मैं भाला फेंकना स्टार्ट कर दूं और मेरी मांसपेशियों का विकास बिना अभ्यास, बिना प्रोत्साहन, बिना परिपक्वता के मैं उतना अच्छा खेल का प्रदर्शन कर पाऊं। किसी भी चीज का प्रदर्शन करने के लिए, शारीरिक एक्टिविटी के द्वारा प्रदर्शन करने के लिए, उसके लिए अभ्यास का होना जरूरी है, उसके लिए परिपक्वता का होना जरूरी है, उसके लिए प्रोत्साहन का होना जरूरी है। फिर इसके अंदर और क्या होता है, यौन की भिन्नता भी पाई जाती है, यानी कि लड़कियां बहुत सारे वो काम नहीं कर पाती जिसके अंदर शारीरिकता का स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत पड़े, जबकि लड़के क्या करते हैं, खेल कूद में आजकल तो दोनों बराबर चल रहा है, लड़कियां भी बहुत अच्छा खेल के अंदर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन पहले क्या कहा जाता था कि लड़कियां कौन से खेल खेलती हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल खेल लिया, पेंटिंग कर लिया, सिंगिंग कर ली, टीचिंग कर ली, ये वाले पार्ट्स में, मतलब ये वाले जो कार्य होते हैं इसके अंदर लड़कियों का बोलाबाला होता है, और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर पूरी बॉडी की जरूरत पड़ती है, यानी कि क्रियात्मक विकास के अंदर पूरी बॉडी का रोल होना जरूरी हो, वहां पर वो गेम या वो शारीरिक एक्टिविटी कौन करते थे, बॉयज करते थे। यानी कि शारीरिक, क्रियात्मक या गत्यात्मक के अंदर जो इफेक्ट करने वाले कारक हैं, यानी कि प्रभाव करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, प्रभाव वाले कारक क्या हो सकता है। पहला कारक बात करूं तो अभ्यास। अभ्यास से क्या होती है हमारी मांसपेशी, यानी कि क्रियात्मक विकास, गत्यात्मक विकास के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। मस्कुलर सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मांसपेशियां क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब ये स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी, अभ्यास से, और कैसे होंगी, प्रोत्साहन से, और कैसे होंगी, परिपक्वता से। ये शब्द किसने दिया था, 1990 के अंदर गैसल ने दिया था। 1 साल का बच्चा स्विमिंग नहीं कर सकता, 3 साल तक का बच्चा डांसिंग क्लास में नहीं भेज सकते हैं,
ये क्या आती है, उसकी परिपक्वता से आती है। साइकिल चलाना सीखेगा तो उसकी भी कुछ एक पर्टिकुलर उम्र होती है, चलने की भी एक उम्र होती है। पहले बच्चा क्या करता है, लुढ़कना, बैठना सीखता है, फिर सहारे के साथ खड़ा होना सीखता है, फिर हाथ पकड़कर चलता है, फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट चलने लग जाता है, फिर धीरे धीरे भागने लग जाता है। यानी कि ये किसके कारण है, परिपक्वता की। ये किसके कारण है, परिपक्वता। परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी आना, एज के अंदर मेच्योरिटी आना, या फिर उसको क्या मिलना, प्रोत्साहन मिलना। और क्या पाई जाती है, इसके प्रभावित करने वाले कारकों में हम यौन की भिन्नता देखते हैं। यौन की भिन्नता यानी कि एक लड़का वो काम करता है जो लड़कियों को मुश्किल लगता है। यौन की भिन्नता भी देखने को यहाँ पर मिलती है। आपसे पूछा जाए कि क्रियात्मक विकास के अंदर मांसपेशियों वाले जो काम होते हैं उसके अंदर उसको प्रभाव करने वाले कारकों में क्या पढ़ते हैं, अभ्यास पढ़ते हैं, प्रोत्साहन पढ़ते हैं, परिपक्वता पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर यौन की भिन्नता पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये जो क्रियात्मक विकास है ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक को क्या बोलते हैं, स्थूल, और एक को क्या बोला जाता है, सूक्ष्म। ठीक है। यानी कि एक को क्या बोला जाता है, ग्रॉस मोटर स्किल, और एक को क्या बोला जाता है, फाइन मोटर स्किल। नया पेज निकाल लेती हूँ। क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास कितनी तरह का होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई। एक तो क्या बोला जाता है, ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरा क्या होता है, फाइन मोटर स्किल। ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, स्थूल क्रियाएं, स्थूल क्रिया, और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म क्रियाएं। अब स्थूल क्रिया के अंदर क्या होता है, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि कंप्लीट बॉडी, पूरे शरीर को नियंत्रण में करने की आवश्यकता होती है। यानी कि पूरे शरीर पर नियंत्रण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और यहां पर क्या करते हैं हम, सूक्ष्म क्रिया के अंदर बॉडी के कुछ पार्ट्स के ऊपर नियंत्रण करते हैं। शरीर के कुछ पार्ट पर बैठकर ड्राइंग कर रहा है तो उसका नियंत्रण किस पर होगा, उसकी आंखों पर होगा, उसके हाथ पर होगा। शरीर के कुछ पार्ट्स पर कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो साइकिल चलाना, तैरना, खेल खेलना। खेल कौन से खेलना, अब खेल तो हम कैरम बोर्ड भी खेल रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, लूडो भी खेल रहे हैं, लेकिन वो वाले खेल जिसके अंदर सारे के सारे हाथ पैर मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, वो क्या होंगे, वो किसके अंदर आएंगे, स्थूल क्रिया के अंदर आएंगे। अब लय और ताल के साथ एक बच्ची डांस कर रही है, तो डांस कर रही है तो उसके हाथ भी काम कर रहे हैं, उसके पैर भी काम कर रहे हैं। वो जैसे जैसे म्यूजिक सिस्टम उसको योजना बनाता है, उसके म्यूजिक सिस्टम जैसे जैसे उसको गाइडलाइन देता है, उस हिसाब से वो उसके आईज, उसके फेस एक्सप्रेशन भी होते हैं, उसके आईज के एक्सप्रेशन भी होते हैं, उसके हाथों के एक्सप्रेशन होते हैं, उसकी बॉडी भी पूरी लय के साथ घूमती है। उसके पैरों के अंदर भी क्या आती है, चेंजेस आते हैं, यानी कि पैरों के अंदर भी क्या आती है, गति आती है। क्रियात्मक, इसी को हम क्या बोलते हैं, गत्यात्मक। गत्यात्मक जैसे कि बच्चा क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट के अंदर बॉल फेंकता है, अब बॉलिंग करता है तो बॉलिंग करने के लिए क्या करता है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या होती है, गति होती है, और वो बड़ी तेज गति से आकर बॉलिंग करता है। यानी कि वो अपने हाथों को भी यूज कर रहा है, अपनी बॉडी के ऊपर फोर्स भी लगा रहा है आगे बढ़ने के लिए, अपने पैरों का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो यानी कि क्रिकेट खेलना किस में आएगा, स्थूल क्रिया में आएगा। इसके एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, जैसे कि क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, साइकिल चलाना, साइकिल चलाना, भागना मतलब दौड़ना, नृत्य करना, ये किस में आते हैं, स्थूल क्रियाओं में आते हैं। और सूक्ष्म क्रियाओं में क्या आता है,
लूडो खेलना, पेंटिंग करना, सुलेख लिखना। जो बच्चा सुलेख लिखेगा तो उसका कहाँ नियंत्रण रहता है, उसकी कलाई पर और उसकी फिंगर के ऊपर, बाकी बॉडी पार्ट्स की तो जरूरत नहीं पड़ती। या फिर हम उसको क्या करते हैं, जहां पर वो लिख रहा है तो हम उसका किसी चीज का अनुकरण कर रहा है, तो समन्वय किसमें होता है, हाथ में और आंखों में। पेंटिंग कर रहा है तब भी हाथ में और आंखों में होता है। सुलेख लिखना, गाना गाना, सिला, ये क्या करते हैं ये लड़कियां, स्वेटर बुनना, स्वेटर बुनना, चेस खेलना। दिमाग का यूज तो दोनों में ही होता है, सूक्ष्म में भी होता है, स्थूल में भी होता है। अब क्रिकेट खेल रहा है, दिमाग को यूज नहीं करेगा तो बॉल को फेंकना कहाँ है, फेंक देगा कहीं पर, ठीक है। दिमाग को तो इसमें भी यूज करता है, इसमें भी यूज करता है, लेकिन चेस खेलने के लिए क्या करता है, बैठा बैठा ही तो एक्टिविटी करता है, बाकी बॉडी पार्ट्स तो यूज में ही नहीं लेकर आए जाते। यानी कि ये कौन सी क्रिया होती है, स्थूल क्रिया। इसको इंग्लिश में भी जरूर याद रख लेना, क्योंकि हिंदी में नाम बदल जाते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल, और हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। अब इसके अंदर और क्या आ जाता है, खड़ा होना, रेंगना, रेंगता है तो पूरी बॉडी पार्ट को यूज में लेकर आता है, रेंगना, दौड़ना लिखवा दिया होगा। और क्या आता है इसके अंदर, चलना, ये सब किस में आते हैं, सूक्ष्म पार्ट्स में आते हैं। गेंद को फेंकना, सीढ़ियां चढ़ना, या फिर कूदना, तैरना, स्विमिंग लिख दिया था क्या इधर, तैरना, सीढ़ियों चढ़ना, गेंद फेंकना। अब इसका भी कुछ टाइम पीरियड होता है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, 1 साल का बच्चा होता है, वो 1 साल का बच्चा, 1 साल से पहले छोटा, मतलब थोड़ा और छोटा बच्चा होता है 8-9 महीने का, वो गेंद को फेंक देगा, लेकिन उसको डायरेक्शन नहीं पता होती। उसने गेंद फेंकी, हो सकता है कि गेंद उसके सिर से पीछे जाए, क्योंकि बच्चा जब भी कोई चीज फेंकता है तो पहले कहाँ जाती है, उसके सिर के पीछे जाती है। बच्चे को कहते हैं फेंकना, तो फेंक के कहाँ आता है, ऑटोमेटिक उसका हाथ पीछे जाता है। जबकि 1 साल का जो बच्चा होता है, गेंद को एक डायरेक्शन में फेंकना स्टार्ट कर देता है। जब 2 साल का बच्चा होता है तो गेंद को कुछ डिस्टेंस तक, मतलब कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक फेंक सकता है। जब 3 साल का बच्चा होता है तो 3 साल का बच्चा उस गेंद को कैच करने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। और 5 साल का जब बच्चा होता है तो वो साथ में डायरेक्शन भी दे सकता है और वो उछल कर कैच करता है। 3 साल का बच्चा क्या करता है, एक ही जगह खड़ा खड़ा उस बॉल को कैच करने की कोशिश करता है। कभी भी छोटे बच्चे के ऊपर ध्यान देना कि जो बिल्कुल 8-9 महीने का बच्चा होता है उसको कहते हैं फेंकना, तो उसकी हाथ ऑटोमेटिक पीछे जाएगा। जब 1-1.5 साल का बच्चा होता है तो वो एक डायरेक्शन में फेंकना स्टार्ट कर देता है। 2 साल का बच्चा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक फेंकना स्टार्ट कर देता है। 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो उछल कर, 5-6 साल का बच्चा साथ में तो उछलेगा और साथ में बॉल को भी पकड़ेगा। ऐसे ही जब तैरने की बात करेंगे तो क्या 1 साल का बच्चा तैर पाएगा, कुछ उम्र, कुछ परिपक्वता, जो मैंने ऊपर लिखवाए थे कि उम्र के हिसाब से ही तैरना स्टार्ट करेगा। एक पेरेंट्स होते हैं, एक फादर होते हैं, वो अपने बच्चे को स्विमिंग पूल में लेकर जाते हैं 3 साल का। वो बच्चा 3 साल की उम्र में तैर नहीं सकता, पेरेंट्स को ये लगता है कि उसको तैरना आएगा ही नहीं, लेकिन वही बच्चा जब 6-7 साल की उम्र में लेकर जाया जाएगा तो वो बहुत अच्छे से, एक सुंदर तरीके से कुछ दूरी तक की स्विमिंग कर सकता है। यानी कि उसके अंदर क्या आ गया, परिपक्वता आ गया। लेकिन उसके साथ अभ्यास की भी जरूरी है। अगर वो उसने अभ्यास करना छोड़ दिया तो वो फिर से भूल जाएगा, यानी कि प्रोत्साहन की, अभ्यास की ये भी जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जब मैं बताऊं, नृत्य करना, यानी कि 3 साल की लड़की को डांस क्लासेस में भेजा जा सकता है। साइकिलिंग करने की भी एक उम्र होती है। अब चलना स्टार्ट कब करता है बच्चा, चलना स्टार्ट जब 8-9 महीने का होता है या 9-10 महीने का होता है, तो वो एक मदारी की तरह ऐसे डुगडुगा कर चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब वो 1-1.5 साल का हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट चलना स्टार्ट कर देता है, बिना भय डर के साथ। फिर उसके बाद जब वो 3 साल का हो जाता है तो वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। और 5-6 साल का होने के बाद क्या करता है, दौड़ते दौड़ते एकदम से वो मुड़ना भी स्टार्ट कर देता है। जबकि 1 साल का बच्चा तो दौड़ ही नहीं सकता। मान लो 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा दौड़ेगा तो वो बस एक ही डायरेक्शन में दौड़ेगा। लेकिन जब बाल्यावस्था आ जाती है, 6-7 साल का बच्चा हो जाता है, उस टाइम पर क्या करता है, वो पकड़म पकड़ाई का जो खेल खेलते हैं, वो भागते भागते
एक मिनट में ही, मतलब एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में ही क्या करता है, वो मुड़ जाता है, यानी कि भागता भी साथ में और मुड़ता भी साथ में। ये उसके कौन से विकास होंगे, शारीरिक विकास के जो स्थूल क्रियाएं हैं उसके अंदर गत्यात्मक जो क्रियाएं हैं उनके अंदर क्या होता है, परिपक्वता के साथ जो चेंजेस आते हैं वो पढ़ रहे हैं हम। और इसके अंदर तो पूरे बॉडी पार्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, बॉडी के कुछ पार्ट्स की ही जरूरत पड़ती है। इसके एग्जाम्पल भी मैंने लिखवा दिए हैं। अब और क्या आ सकता है इसके अंदर, खाना खाना, खाना खाना, और क्या आ सकता है, कपड़े पहनना। ये एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा इसलिए लिखवा रही हूं क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर से ही पूछा जाता है ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल कौन सा है और फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल कौन सा है। खिलौने से जो खेलते हैं, बैठकर जो खिलौनों का प्रयोग करते हैं, खिलौनों को तोड़ दिया, खिलौनों का जो प्रयोग है, खिलौनों का प्रयोग, फोन चलाना, फोन चलाना तो बच्चे पैदा होते ही सीख जाते हैं या सीख कर ही आते हैं। फोन चलाना सीखना, फोन चलाना या फिर कंप्यूटर पर काम करना, लैपटॉप पर काम करना, ये सब किस में आते हैं, फाइन स्किल्स के अंदर आते हैं। सॉफ्टवेयर बनाना, ये सब किस में आते हैं, फाइन स्किल्स के अंदर आते हैं। ब्रश करना, अब ऐसे मत करना कि ब्रश करते टाइम पूरा बॉडी पार्ट हिलाते हैं। ब्रश करते टाइम हम क्या करते हैं, अपना ये फेस है ये स्टेबल रहता है, हम हाथ को हिलाते हैं। ब्रश करना, ये सब किस में आते हैं, फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मानसिक विकास। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, शारीरिक विकास, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिकता, भाषाई कौशल, ये सारे विकास मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी। आज की क्लास में हम 2 टॉपिक निपटाएंगे और दूसरा टॉपिक क्या रहेगा हमारा, मानसिक विकास। जब बच्चा जन्म लेता है तो कहा जाता है कि उस टाइम पर उसके अंदर बॉडी, जब वो गर्भावस्था में होता है तो उसके अंदर मानसिक विकास नहीं हो रहा होता है। लेकिन कहीं पर जाके इसकी आलोचना भी की गई है कि 7-8 महीने, जब 7-8 महीने का गर्भ होता है तो उसके पास एक म्यूजिक बजाया जाता है और जब बच्चा जन्म ले लेता है सेम म्यूजिक बाद में बजाया जाता है, तो बच्चा रो रहा है तो भी वो क्या करने लग जाता है, हंसने लग जाता है। यानी कि उसका संज्ञानात्मक विकास स्टार्ट हो जाता है 7th-8th मंथ में प्रेगनेंसी की। बट फिर भी अभी तक उसके ऊपर रिसर्च जारी है और क्या माना जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो मानसिक विकास होता है वो जन्म के बाद स्टार्ट होता है। और स्टार्टिंग स्टेज में वो किससे करता है, जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो किसी चीज को टच करके, स्पर्श करके, सूंघ कर, टेस्ट करके, सुन कर, देख कर, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन ज्ञानेंद्रियों से उसके मानसिक विकास की स्टार्टिंग होती है। और वो वहां से क्या करता है, अनुभव करना शुरू कर देता है। और उस अनुभव, जो ज्ञानेंद्रियों से जितना उसके पास अनुभव आता है उसी से उसके अंदर संज्ञान बनने लग जाता है। यानी कि ज्ञान और संज्ञान के अंदर डिफरेंस किसने बताया था, जीन प्याजे ने। संज्ञानात्मक विकास पर काम भी किसने किया था, जीन प्याजे ने। और जीन प्याजे ने क्या बताया था कि ज्ञान और संज्ञान दोनों बातों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ज्ञान तो हमारे पास क्या आता है, कहाँ से आता है, इंद्रियों से आता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 5 टाइप की, जो हमारी सेंसेस हैं उन 5 से हमारे पास ज्ञान आता है, नॉलेज आती है। और संज्ञान कहाँ से आता है, जब उन ज्ञानेंद्रियों को हम एक्सपीरियंस में लेकर आते हैं, अनुभव में लेकर आते हैं और उनके साथ हमारी जो बुद्धि के अंदर जो भरा जाता है, जो हम नए नए कल्पनाएं, संरचनाएं करते हैं, वो हमारे संज्ञान के अंदर आती जाती हैं। और जब बच्चे के अंदर ज्ञान और संज्ञान होगा तभी उस बच्चे का क्या होगा, मानसिक विकास होगा। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मानसिक विकास। मानसिक विकास, अब मानसिक विकास के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, मानसिक विकास के ऊपर सबसे ज्यादा तो काम किसने किया था, जीन प्याजे ने, जो तुम्हें मैं बता चुकी हूँ। मानसिक विकास जन्म के समय कहाँ से आता है, ज्ञानेंद्रियों से। जन्म के समय कहाँ से आता है, ज्ञानेंद्रियों से। अब ज्ञानेंद्रियां 5 कौन कौन सी है हमारी, कान, नाक, आंख, जीभ और त्वचा। सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सी होती है हमारी, त्वचा। ठीक है, ये हमारी क्या है, 5 सेंसेस है। ठीक है, इन सेंसेस से बच्चा क्या लेता है, इन ज्ञानेंद्रियों से बच्चे के अंदर क्या आता है, मानसिक विकास होने की शुरुआत होती है। यानी कि यहां से बच्चे के अंदर क्या आता है, ज्ञान आता है, ज्ञान। अब ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नॉलेज। यानी कि फर्स्ट टाइम बच्चे में नॉलेज कहां से आती है, ज्ञानेंद्रियों से आती है। और धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान के साथ अनुभव लेकर, इस ज्ञान से वो क्या लेता है,
अनुभव लेता है और उस अनुभव को फिर क्या करता है, प्रयोग में लेकर आता है, और प्रयोग में लाने के बाद वो क्या करने लग जाता है, तर्क करने लग जाता है, वितर्क करने लग जाता है, उसकी कल्पनाएं बनने लग जाती हैं, उसका मतलब ये सब चीजें होंगी, तो बच्चे में किसका विकास होने लग जाता है, संज्ञान का विकास होने लग जाता है। संज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी किसने बताई थी, जीन पियाजे ने। यानी कि क्या बनने लग जाते हैं, उसके संज्ञान बनने लग जाते हैं। संज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉग्निटिव। और जब ज्ञान और संज्ञान होगा, यानी कि ज्ञान और संज्ञान होगा, तो बच्चे का क्या होगा, मानसिक विकास। यानी कि मानसिक विकास के लिए ज्ञान का होना जरूरी है और संज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान कहाँ से आता है, इन इंद्रियों से आता है, और इन इंद्रियों से जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय जो ज्ञान होता है वो इनसे ही आता है। फिर धीरे धीरे उम्र के अंदर परिपक्वता आती है, वो सीखना स्टार्ट करता है, वो अनुभव करना स्टार्ट करता है, अनुभव की हुई चीजों को प्रयोग में लाना स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे उसका मानसिक विकास बढ़ने लग जाता है। यानी कि अनुभव से वो बच्चा क्या करता है, सीखता है। जब 3 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, तो जो मैडम मारिया मोंटेसरी थी, मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा कि जो स्टार्टिंग प्री नर्सरी जो स्कूल होता है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। मैडम मारिया मोंटेसरी इन्होंने क्या कहा था, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 3 से 6, वैसे तो बच्चा स्कूल में जाना फर्स्ट क्लास में कब शुरू करता है, 6 साल की उम्र में बच्चा जाना स्टार्ट करता है, जब उसकी बाल्यावस्था आ जाती है। लेकिन बाल्यावस्था को भी हम 2 स्टेजेस में करके पढ़ते हैं, प्री बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, जिसके अंदर बच्चा नर्सरी में मतलब उसमें गांव में क्या होता है, आंगनबाड़ी में जब बच्चा जाना स्टार्ट करता है, तब उसके अंदर क्या होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों का क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि बच्चा वहां पर ज्ञान इंद्रियों से ही अनुभव करके उस अनुभव को प्रयोग में लाकर सीखना स्टार्ट करता है। यानी कि मैडम मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा था, 3 से 6 वर्ष के बच्चों का क्या होना चाहिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों का ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होना जरूरी है। ये बात किसने कही थी, मैडम मारिया मोंटेसरी ने कहा था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मानसिक विकास। अब मानसिक विकास कौन सी अवस्था में कितना होगा, यानी कि शैशवावस्था में कितना होगा, बाल्यावस्था में कितना होगा और किशोरावस्था में कितना होगा, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और शैशवावस्था कौन सी होती है, जो स्टार्टिंग वाली अवस्था होती है, जन्म के बाद वाली, यानी कि उस टाइम पर सारा का सारा बच्चा शैशवावस्था में ज्ञान कहाँ से लेता है, ज्ञानेंद्रियों से लेता है। और ज्ञानेंद्रियां कौन सी होंगी, नाक, कान, आंख, त्वचा और जीभ। ठीक है, तो इसके नया पेज ले लेते हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था, इसमें मानसिक विकास किससे होगा, मानसिक विकास किससे होगा, ज्ञानेंद्रियों से, अभी बताया। और ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती है, लिखना नहीं आता मैडम को, ज्ञान ऐसे होता है, ज्ञानेंद्रियां। शैशवावस्था में बच्चा कहाँ से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। अब ज्ञानेंद्रियों को प्रयोग में लेकर आएगा, तो सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय कौन सी देखते हैं हम, दृष्टि। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी दृष्टि कैसी होती है, यानी कि जब बच्चा दृष्टि मतलब वो देखेगा किससे, आंखों से देखेगा। अब जब बच्चा 1 दिन का हो जाता है, यानी कि 1 दिन का, या फिर हम ये कहेंगे 1.5 दिन का, मतलब 30 घंटे तक का जब बच्चा हो जाता है, तो उसकी नेत्रेंद्रियां काम करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि दृष्टि की जब बात करेंगे, तो जब बच्चा 30 घंटे का, यानी कि 1.5 दिन का, 30 घंटे, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, 1.5 दिन का बच्चा, लगभग 1.5 दिन के बच्चा, 1.5 दिन का जो बच्चा होता है, तो ज्ञानेंद्रियों में जो आंखों का काम करेगा, तो उसको क्या बोल देते हैं, नेत्रेंद्रियां। उसकी नेत्रेंद्रियां यानी कि आंखें उसकी काम करना स्टार्ट कर देती हैं। कब, जब बच्चा 1.5 दिन का होता है। जब बच्चे को अंधेरे में लेकर जाएंगे तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, जब बच्चे को लाइट में लेकर आए तो वो हंसना स्टार्ट कर देगा या रोना
बंद कर देगा, यानी कि उसकी दृष्टि ने काम करना शुरू कर दिया। अब ज्ञानेंद्रियों से वो क्या सीख रहा है, वो वातावरण के साथ अपने मानसिक विकास का क्या कर रहा है, मानसिक विकास के अंदर डेवलपमेंट लेकर आ रहा है, यानी कि मानसिकता को क्या कर रहा है, मानसिकता के अंदर वो विकास लेकर आ रहा है। ठीक है, एक जन्म के समय जो बच्चे की आंखों को देखते हैं तो वो आंखों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी कि राइट वाली आंख उधर घूमी हुई है, जो बीच वाला काला हिस्सा होता है लेफ्ट में दूसरी तरफ में होता है। छोटे बच्चे की कोई फोटो खींचे, जैसे ही बच्चा पैदा होता है फैमिली वालों को क्या लगता है कि फोटो ट्रांसफर करना, अब वो जैसे उसकी आंख खोलेंगे वो फोटो खींचने की कोशिश करेंगे और उसका देखेंगे जो काला घेरा है छोटे बच्चे का जन्म लेते ही वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और माँ को उसी टाइम चिंता सताने लग जाती है कि मेरे बच्चे की तो आंखों में डिफेक्ट है, जबकि वो क्या होता है, नेचुरल होता है। यानी कि जन्म के समय बच्चे की आंखें विपरीत दिशा में होती है, धीरे धीरे वो समन्वय करना स्टार्ट करता है, आंखें विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। अब मानसिक विकास कहाँ से आ रहा है, उसको आंखों से आ रहा है। आंखें किस में आती है, सेंसेस में आती है, यानी कि वो किसी चीज को सीखना देखकर स्टार्ट करता है, उसके मानसिक की डेवलपमेंट होना, मन की डेवलप मतलब मानसिकता की डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है, कहाँ से, दृष्टि से। दूसरा क्या होता है, कान कैसे काम करते हैं। जब बच्चा, पहले तो मुझे ध्यान नहीं है, आजकल मैंने अभी 1-1.5-2 साल में जितने बच्चों को देखा है तो डॉक्टर बच्चे के पैदा होने के बाद क्या कहता है कि इसके कान चेक करवा लेना। वो कान पहले दूसरे तीसरे दिन चेक करता है, फिर वो 14 दिन में चेक करता है, फिर वो महीने तक, यानी कि 3 बार वो डॉक्टर बुलाता, अच्छी खासी उसकी फीस भी लेता है और छोटा सा ही काम करता है। अब वो उसका टेस्ट करता है कि उसको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा। यानी कि जब जन्म होता है तो बच्चे को बहुत कम सुनाई देता है, बहुत ही कम सुनाई देता है, लेकिन 1 महीने के बाद यानी कि उसके जो कानों की श्रवण शक्ति है वो 1 महीने तक पूरी डेवलप हो जाती है। और उसके बाद तो घर में जो पेरेंट्स चलते हैं तो वो भी चोर की तरह चलते हैं कि बच्चा सो रहा है तो उठ ना जाए, बच्चा रोने लग जाएगा, यानी कि घर में बोलना, फोन यूज करना, चलना, वो सब चोरी से करना स्टार्ट कर देते हैं। पर जो स्टार्टिंग का 1 महीना है उसके अंदर उनके कानों की जो सुनने की क्षमता होती है वो 1 महीने के अंदर उसके पास क्या आती है, परिपक्वता आती है। यानी कि जन्म से 1 महीने तक 3-4 बार डॉक्टर बुलाता है उसके कान चेक करने के लिए। 1 महीने के बाद श्रवण शक्ति में कंप्लीट परिपक्वता आ जाती है, जन्म के समय आ जाती है। जन्म के समय बहुत कम सुनाई देता है, जन्म के समय बहुत कम सुनाई देता है। अब बात करते हैं टेस्ट की, यानी कि किसकी बात करते हैं, जीभ की। जन्म के समय ही जीभ का जो टेस्ट होता है वो बच्चा बहुत आसानी से पहचान लेता है, उसको माँ का दूध पिलाया जाता है, वो बहुत हैप्पी फील करता है। लेकिन 1 दिन का भी बच्चा होगा, उसकी जीभ के ऊपर हमने चीनी डाली तो वो क्या करता है, उस चीनी को निगलने की कोशिश करता है, मुंह को बंद करके उसको निगलने की कोशिश करता है। और उसकी जीभ पर अगर कुनैन की दवाई डाली जाएगी, क्योंकि वो कड़वी होती है, तो उसको मीठे और कड़वे का अंतर 1 दिन में ही पता लग जाता है। यानी कि जन्म से ही उसको उसकी जीभ का टेस्ट सही होता है, मतलब जीभ का टेस्ट उसका काम कर रहा होता है। कुनैन की दवाई डालेंगे तो वो उसको उगलना स्टार्ट कर देगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जबकि चीनी डाली तो उसको निगलना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जीभ के समय, जन्म के समय ही जीभ वर्किंग होती है उसकी, जन्म के समय ही उसको टेस्ट पता होता है, स्वाद पता होता है, स्वाद पता होता है। स्वाद पता होता है। 1 दिन के बच्चे पर जब क्या डाला, चीनी का घोल डाला तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, निगलना स्टार्ट कर दिया। और जब कुनैन का घोल डाला तो उसने उगलना स्टार्ट कर दिया। कुनैन का घोल डाला तो उसने क्या कर दिया, उगलना स्टार्ट कर दिया, उगलना शुरू कर दिया।
यानी कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, उसकी आंखें कैसे काम कर रही हैं, उसके कान कैसे काम कर रहे हैं, मानसिक विकास पढ़ रहे हैं। और मानसिक विकास के अंदर जो शैशवावस्था होती है वहां पर बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। तो मानसिक विकास के अंदर हम कौन सी स्टेज पढ़ रहे हैं, शैशवावस्था। जीभ का काम देख लिया हमने। फिर उसके बाद क्या बच गया, नाक, कान, नाक। नाक भी उसकी अच्छे से काम कर रही होती है, लेकिन कुछ लोग इसको मानते हैं कि जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है, अब माँ की गोद में जाता है तो उसको कहते हैं कि माँ की खुशबू आ रही है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि वो जब गर्भ में रहता है वो माँ के साथ अटैच रहता है तो वो माँ के स्पर्श को पहचान जाता है। बट कुछ लोगों को ये लगता है कि उसकी नाक की जो सूंघने की क्षमता है वो उसको हैप्पी और सैड फील करवाती है। ठीक है, तो नाक से हम क्या कहेंगे उसको, मतलब उसकी जो नाक या फिर उससे वो क्या पढ़ते हैं हम, गंध। अब इसके अंदर अलग अलग विचारक अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। कुछ इसके अंदर क्या कहते हैं कि उसको गंध से कोई मतलब नहीं होता, वो क्या करता है, स्पर्श से फील करता है। और स्पर्श के बारे में तो हमने पिछले एक क्लास में पढ़ाई था कि स्पर्श तो उसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। जन्म के समय ही स्पर्श उसका एक्टिव रहता है। छोटे बच्चे को जब उसके चिक को ऐसे मतलब चिक को या फिर उसके लिप्स को ऐसे टच किया जाएगा तो वो होठ खोलकर उस उंगली को चूसने की कोशिश करता है। और इसको कौन सी इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको रूटिंग नाम दिया जाता है। जैसे ही बच्चे के पैर के थ्रू, यानी कि सबसे ज्यादा स्पर्श किसका कहाँ से तेज होता है, उसके यहाँ ये जो मुख वाला एरिया होता है और उसके पैर के नीचे जो पंजा होता है, तलवा होता है, उसको जब थपथपाया जाएगा तो पैर की उंगलियों को ऐसे खोल लेते हैं। उसको क्या बोला जाता है, बेबेंस्की बोला जाता है, यानी कि स्पर्श। स्पर्श स्पर्श उसका बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, यानी कि उसकी त्वचा सबसे ज्यादा सेंसेस, त्वचा के अंदर सेंसेस कहाँ होंगे, कहाँ पर प्रदर्शन करता है वो, पैर के तलवे पर, और कहाँ करता है वो, मुख वाले एरिया में, अब पैर के तलवे को थपथपाया जाता है तो पैर के पंजे को वो ऐसे खोल लेता है। इसका नाम दिया जाता है बेबेंस्की। और जब बच्चे के मुंह के आसपास फिंगर को लाया जाता है, हम उसको टच करते हैं तो वो मुंह के अलग अलग शेप्स बनाता है। वो शेप इसलिए बनाता है कि वो लिप से उस उंगली को चूसना चाह रहा है, चाटना चाह रहा है। उसको क्या बोला जाता है, टूटी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, शैशवावस्था पढ़ा। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, बच्चे को गर्म ठंडे का भी पता होता है कि बच्चे को अगर ज़्यादा गर्म दूध पिला देते हैं तो वो दूध से नफरत करने लग जाता है, उसके मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। और नहलाते टाइम भी उसको हमें गुनगुने पानी से नहलाना चाहिए। यानी कि ये सब चीज़ें किस में आती हैं, स्पर्श में ही आती हैं। उसको गर्म, ठंडा, ताप, इन सब का क्या होता है, अनुभव होता है। और उसी की ज्ञानेंद्रिय, उसकी ज्ञानेंद्रियां मतलब काम कर रही होती है। शैशवावस्था, ये तो क्या था, जन्म के समय की बात थी। फिर आती है शैशवावस्था। अब शैशवावस्था में क्या करता है वो बच्चा, 1 साल का होता है तो वो कुछ शब्द बोलने लग जाता है। लिखवा देती हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो, टाइम ज्यादा हो गया, लेक्चर बड़ा हो गया। देख लेना भाई, तो हाथ हो गया। यानी कि जब 1 साल 1 वर्ष का बच्चा होता है तो उसके शाब्दिक विकास कितना होता है, यानी कि शब्दों का जब भंडार बन रहा है तो इसका मतलब उसका मानसिक विकास अच्छा हो रहा है, उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा हो रहा है। 1 वर्ष का बच्चा क्या बोल पाता है, कुछ शब्द बोल पाता है। ठीक है, जब 2 वर्ष का बच्चा होता है तो शब्दों का भंडार बनना स्टार्ट हो जाता है, समझना उनको स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब 3 वर्ष का बच्चा होता है तो वो अपना नाम बता पाता है, अपना मतलब उसका नाम क्या है, उसकी नाक कहाँ है, उसके दांत कहाँ है, ये सब बता पाता है। 3 वर्ष का बच्चा नाम, बॉडी पार्ट्स, ये सब बता पाता है। और यहाँ से हम ये चेक करते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास कैसा हो रहा है। 4 वर्ष का बच्चा होता है तो वो क्या करता है, लिखना स्टार्ट कर देता है, मतलब उल्टी पुल्टी ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देता है, अक्षर लिखना स्टार्ट कर देता है, थोड़ी थोड़ी काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। और क्रम से मतलब छोटा बड़ा बता देता है कि एक तो पेंसिल ली, उसके सामने कहा कि बड़ी कौन सी, एक छोटी ली एक बड़ी ली, तो वो क्रम से बता पाएगा कि ये बड़ी है और ये छोटी है। यानी कि 4 वर्ष का बच्चा अगर उसका मानसिक विकास सही तरीके से आ रहा है तो हम उसका टेस्ट करने के लिए हम क्या पूछते हैं कि तेरे को गिनती कहाँ तक आती है, गिनती कहाँ तक आती है, या तू ये चीज लिख कर दिखा दे, लिखना। या वहां से हम क्या करते हैं, क्रम पूछते हैं,
कर्म का पूछना, ये सब कहाँ करते हैं हम? 4 साल का बच्चा। और जब 6 साल का बच्चा हो जाता है या 5 साल से जब बड़ा हो जाता है तो वो रंगों को पहचानने लग जाता है, यानी कि 5 वर्ष का बच्चा अगर उसका मानसिक विकास सही है तो वो क्या करता है? रंग पहचानता है और क्या करता है? 10-15 शब्द के वाक्य बनाने लग जाता है, वाक्य बनाने लग जाता है। छोटा बच्चा जब 1 साल का होता है, 1 साल का जब बच्चा होता है तो वो क्या करता है? वो हर चीज को मम बोल देता है, पानी को भी मम, खाने को भी मम, भूख है मम, जाना है मम, हर चीज को मम बोलता है। मम्मी को भी मम्मी मम बोलता है, दादी को भी मम बोलता है। यानी कि पहला एक शब्द निकला वो सबको वही बोलता है, उसको कोई मतलब नहीं होता। उसने अगर नो कहना सीख लिया तो वो हर चीज को नो, खाना खाना है नो, हंसना है नो, रोना है नो, हर चीज का जवाब वो नो में ही देगा। क्योंकि पहले तो क्या होता था, हिंदी में वर्ड सिखाए जाते थे, आजकल बच्चे को पैदा होते ही हम इंग्लिश के वर्ड सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं? ये काम नहीं करना। वो बच्चा कहीं रेंग कर जा रहा है या वो कहीं ऐसे लगता है कि पानी के अंदर घुसेगा या किसी स्विच को हाथ लगा रहा है, तो हम उसको मोस्टली हम क्या कहते हैं? नो बेबी। वो कोई सही काम कर रहा है तो हम सोचते हैं कि करने दें उसको, लेकिन वो गलत काम करता है। मेरी सिस्टर का बेटा है, वो क्या करता है? वो नो को पहचानता है। 1 साल का हो गया, उसको बाकी किसी से कोई मतलब है या नहीं है, लेकिन जब नो बोलते हैं उसके सामने तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। मतलब उसको पता है कि तेरे को इस चीज के लिए मना किया जा रहा है, उसको बाकी और कोई मतलब नहीं है। जैसे यस बोलेंगे कोई हंसता, कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन जैसे ही नो बोला उसने रोना स्टार्ट कर दिया। अब पता नहीं उसका क्या कनेक्शन है, उसको यही लगता है कि तेरे को किसी काम के लिए मना किया जा रहा है। लेकिन जब 2 साल का बच्चा होता है तो शब्दों का उसके अंदर क्या आने लग जाता है? भंडार आने लग जाता है, शब्दों का विकास होने लग जाता है। 3 साल के बच्चे के मानसिक विकास को चेक करने के लिए हम उसके बॉडी पार्ट्स पूछ लेते हैं, उसका नाम पूछ लिया, उसके फादर का नाम पूछ लिया, मदर का नाम पूछ लिया। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे गिनती लिखवा ली, कर्म से पूछ लिया या गिनती सुन ली, कितने तक आती है, उसको ABCD सुनने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें होते हैं। 5 वर्ष का बच्चा 10-15 शब्द वाले वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। जब बालक की बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था के अंदर काफी सारा मानसिक विकास हो जाता है, यानी कि मानसिक विकास 8 साल तक के बच्चे का 80% मान लिया जाता है। और उसके अंदर उसको क्या आ जाती है? उत्क्रमणशीलता आने लग जाती है, तार्किक मतलब चिंतन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जब हम बच्चे का मानसिक विकास चेक करते हैं, क्या चेक कर पढ़ क्या रहे हैं हम? मानसिक विकास। अब मानसिक विकास जब चेक करते हैं बाल्यावस्था में तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर क्या आने लग जाती है? अतार्किक चिंतन, अतार्किक मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन बनने लग जाता है। ठीक है। और क्या करने लग जाता है? वो थोड़े थोड़े तर्क वितर्क करने लग जाता है, समस्याओं का समाधान करने लग जाता है। उसकी क्या होती है? किसी चीज को तोड़ फोड़ कर, खिलौने को तोड़ फोड़ कर वो क्या करता है? जानने की कोशिश करता है, यानी कि जिज्ञासा प्रवृत्ति आ जाती है। अब बच्चा उसके पास खिलौना पड़ा है, वो देखता ही नहीं है, यानी कि उसको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि उसका मानसिक विकास सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब वो बच्चे को के सामने टॉय देंगे तो सबसे पहले क्या करता है? ये 6 बाल्यावस्था वाला बच्चा क्या करता है? सबसे पहले उसको तोड़ता है और तोड़कर फिर उसको वापस जोड़ने की कोशिश करता है, यानी कि उसकी क्या रहती है? जिज्ञासा प्रवृत्ति रहती है। रिमोट के सेल निकाल देगा, उल्टे सीधे डालकर देखेगा, यानी कि वहां पर क्या हो रहा होता है? उसका मानसिक विकास बनना स्टार्ट हो रखा है। और उसकी रुचियां देखकर, उसकी जिज्ञासा को देखकर, उसकी चिंतन को देखकर, उसके चिंतन को देखकर, उसकी स्मरण शक्ति को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास कैसा होता है। मैंने एक पिछली किसी क्लास में बताया होगा कि विकास की क्या कर लेते हैं हम? संभावनाएं लगा लेते हैं, यानी कि कल्पना कर लेते हैं विकास बच्चे का कैसा होगा। तो ये सब चीजें जानकर हम देख लेते हैं कि बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बच्चा बड़ा होकर किसी खिलौने को तोड़ रहा है, यानी कि वो इंजीनियर बन सकता है। और किसी चीज मतलब उसको गाना अच्छा गाने की कोशिश कर रहा है, सुनता है या उन शब्दों को पहचानने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है। वो उसकी टीचिंग स्किल, उसकी एक्सप्लेनेशन स्किल अगर अच्छी है तो वो एक टीचर बन सकता है। यानी कि हम उसके मानसिक विकास को पढ़कर हम अंदाजा लगा लेते हैं, पूरा अनुमान लगा लेते हैं। अब किशोरावस्था तक आकर मानसिक विकास ऑलमोस्ट उसका बन चुका होता है, जितना उसका मैक्सिमम स्टेज पर आना होता है। यानी कि उच्चतर मानसिक विकास कहाँ पर होता है उसका? किशोरावस्था में। किशोरावस्था
किशोरावस्था। यहाँ पर क्या होता है उसका उच्चतम मानसिक लेवल, मानसिक सतह। यहाँ पर वो क्या करता है, वो अमूर्त तार्किक चिंतन करता है। किशोरावस्था में वो बिना चीजों मूर्तियों को देखे हुए तर्क वितर्क लगाता है, चिंतन लगाता है। ठीक है, वो किससे काम करता है, विवेक से काम करता है। उसकी बुद्धि चरम सीमा पर आ जाती है, बुद्धि का जितना विकास होना होता है वो मैक्सिमम हो चुका होता है। उसकी समण शक्ति, उसकी ध्यान शक्ति, उसकी किसी चीज को याद रखने की जो शक्ति है, शक्ति या कहीं पर अपने ध्यान को केंद्र करना, यानी कि ध्यान का केंद्रीकरण करना, का ध्यान मगन होना या केंद्रीकरण करना, ये उसका चरम सीमा पर जितना मानसिक विकास होना होता है वो किशोरावस्था में हो चुका होता है। यानी कि मानसिक विकास पढ़ने के लिए हमने क्या क्या देखा कि बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, बचपनावस्था में क्या होता है। बच्चा जन्म लेता है तो वो कहाँ से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। उन ज्ञानेंद्रियों को धीरे धीरे अनुभव करता है, अनुभव के साथ उसको प्रयोग में लाना स्टार्ट करता है और वहां से फिर उसका क्या होता है, मानसिक विकास। अब मानसिक विकास को चेक करने के लिए, उसके टेस्टिज्म करने के लिए बच्चे का हम भाषाई विकास भी देख लेते हैं, उसकी समरण शक्ति भी देख लेते हैं, उसको उसके अंदर पलटावी गुण कितना है, उसके अंदर उत्क्रमणशीलता कितनी है, उसके अंदर जीववाद की भावना किस उम्र में आकर खत्म होती है। क्योंकि छोटे बच्चों में तो जीववाद की भावना होती है, वो हर चीज को लिविंग नॉन लिविंग से कोई मतलब नहीं होता, वो हर चीज को, बादल रो रहे हैं, आसमान हंस रहा है, सूरज चल रहा है, यानी कि वो हर चीज के अंदर जीववाद को घुसा देते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद एज के हिसाब से, परिपक्वता के हिसाब से, मेच्योरिटी के हिसाब से, जैसा गैसल ने बताया कि उसका शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों में ही किसकी जरूरत होती है, परिपक्वता की जरूरत होती है। अब बच्चा लिखना सीखता है, अभ्यास नहीं करेगा तो वो कितना सीख पाएगा। यानी कि कोई चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। वो प्रैक्टिस चाहे शारीरिक प्रैक्टिस करनी हो, चाहे हमने मानसिक प्रैक्टिस करनी हो। यानी कि बच्चे का जितना ज्यादा अभ्यास करवाया जाएगा उतना ज्यादा उसका शारीरिक विकास होगा और उतना ही ज्यादा उसका मानसिक विकास होगा। क्लास का टाइम ज्यादा हो गया है, क्लास को यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।